वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका ये जो 12th की एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर है जो मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड है। और आज से आप ये स्टार्ट कर रही हूँ। और वो जो ग्लॉसरी का पार्ट जो मैंने कुछ हद तक पूरा किया था, तो वो अब आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही वो कंप्लीट होता चला जाएगा। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी लोगों के पास ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो सीरीज़ है वो उन बच्चों तक पहुंच सके जो कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी मीन्स व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र, ये क्या होती है। फर्स्टली तो आप माइक्रो इकोनॉमी के बारे में अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा आपने अपनी छोटी क्लास में, बट मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, बताती हूँ आपको कि होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो व्यष्टि का यहाँ पास माइक्रो इसकी इंग्लिश है। माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, मैक्रो, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, व्यष्टि, व्यष्टि मीन्स भी होता है छोटा, और समष्टि मतलब होता है जो सबको समेट ले, मीन्स कि बड़ा। ठीक है, यहीं से इसके सारी डिफिनीशन क्लियर हो जाती है, सारे इनके बीच जितने भी अंतर है वो भी क्लियर हो जाते हैं। कि जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र होता है मतलब कि छोटा, मतलब कि जो छोटे एरिया को फोकस करती, अर्थशास्त्र का वह पार्ट जो कि छोटे एरिया को कवर करती है, छोटे एरिया को फोकस करती है, वो क्या कहलाती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। छोटे एरिया को कवर करना मतलब कि जो केवल किसी एक पे डिपेंड होती, एक ही पे निर्भर होती। जैसे कि मान लीजिए कि कंज्यूमर, हम उपभोक्ता हैं, हम चीज़ों का उपभोग करते हैं, मतलब कि हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमने मार्केट से दूध लिया, तो दूध हम खाते हैं ना, मतलब हम उसको खा रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, कंज्यूमर हुए, हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमी होती है ये छोटी चीज़ों पे निर्भर करती, जैसे उपभोक्ता, जैसे कि हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड होगी कि उपभोक्ता क्या खरीदता है, क्या खाता है, क्या करता है, उस पे डिपेंड होगी। ठीक है, फिर उत्पादक, उत्पादक का मतलब जो कि उत्पादन करता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कृषक हो गए, किसान हो गए। ठीक है, तो उत्पादक हो गए, उत्पादन कर रहे हैं ना, फसलें उगा रहे हैं, तो उत्पादक पे डिपेंड होता है। फिर आपके केवल किसान ही नहीं, जो इंडस्ट्री हो गई, जो फर्म डले होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, उत्पादन ही तो कर रहे हैं ना। आपके यहाँ से मान लीजिए गेहूँ लेके गए, आपने गेहूँ बेच दिया, तो गेहूँ जिस इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री क्या बना रही है, फ्लोर, आटा बना रही है, तो वो क्या कर रही है, गेहूँ आपसे खरीद लेगी और वो आटा बनाएगी। तो किसका उत्पादन कर रही है, आटे का उत्पादन कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, वो भी प्रोड्यूसर कहलाएगा। तो जैसे वो इंडस्ट्री, तो ये सब लोग किस पे डिपेंड होते हैं, सिर्फ अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं कि हमारा लाभ और हानि हो, सिर्फ ये खुद पे फोकस होते हैं, ये औरों के लाभ हानि से इनको मतलब नहीं होता। जैसे कोई इंडस्ट्री का मालिक है, वो क्या सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो, मुझे इतना उत्पादन करना, ऐसे उत्पादन करना, ऐसे सामान, ऐसे मुझे सस्ती जगह से मुझे रॉ मटेरियल मिल जाए, और सस्ती जगह से मुझे सामान सारे मिल जाए, वर्कर जो मेरे कंपनी में काम करते वो मुझे सस्ते मिल जाए, जिससे कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना प्रॉफिट कमा सकूँ। आपके जो किसान है वो क्या सोचते हैं कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं, तो जो हमारा अनाज है वो अच्छी दाम में मार्केट में बिक जाए। ठीक है, तो सिर्फ वो अपना भला सोच रहे हैं। क्या वो देश के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं। हम कंज्यूमर हैं, तो हम भी अपना भला सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमको कम पैसे में अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए। ठीक है, हम वो सामान खरीदें जो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ हो और हमारे क्या हो, पैसे भी कम खर्च हो। ठीक है, तो ये सब लोग किस पे फोकस है, सिर्फ खुद पे फोकस है, केवल ये खुद को देख रहे हैं। मतलब जब हम केवल
खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के विकास के बारे में सोचते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता जो केवल खुद के बारे में सोचते हैं, ना कि पूरे देश, पूरे समाज, पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, तो उस ऐसी अर्थशास्त्र होता है जहाँ इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसे हम माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो मतलब होता है समष्टि, मतलब कि बड़ा, होल, जो पूरे सबको लेके चलता है, जो पूरे समाज को फोकस करता है। जैसे कि देखिए, अब यहाँ तो देखिए सब हमने खुद पे फोकस किया, तो मैक्रो में किसका अध्ययन किया जाएगा? बेरोजगारी का। बेरोजगारी किसी एक पे तो नहीं डिपेंड है, बेरोजगारी जो समाज के सभी वर्गों से के ऊपर निर्भर है। ठीक है, बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि बेरोजगारी का मतलब कि जो काम करना चाह रहा हो और उसे काम ना मिले, वो बेरोजगार कहलाता है। जिसमें काम करने की काबिलियत हो, जिसमें जिस काम के लिए वो लायक है, वो काम करने के लिए उसमें वो सारे गुण हो, और उसके बावजूद भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है और वो काम करने की इच्छा भी रखता है, तो उसे बेरोजगार कहते हैं। ये परिभाषा भी है, जो आपकी ग्लॉसरी है वहाँ ये परिभाषाएं दी हुई हैं, तो आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं कि बेरोजगार किसे कहते हैं। बेरोजगार का आशय कि वह व्यक्ति जो कि कार्य करने के योग्य हो और जिसमें कार्य करने की इच्छा हो, और उसके बावजूद भी उसे काम ना मिले, उसके योग्यता के अनुरूप उसे कार्य ना मिले, तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है। अभी तो बेरोजगारी का अध्ययन करना, ठीक, कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, तो ये जो बेरोजगारी का अध्ययन करना, तो क्या ये किसी एक व्यक्ति से निर्भर है? नहीं, ये पूरे देश को लेके चलती, पूरे देश पे अर्थ के लोगों को लेके अध्ययन किया जाता है कि कितनी बेरोजगारी है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये किस में आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में, जब इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो आयात है, निर्यात है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना, तो ये सब चीज़ें जो कहलाती हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र में इन्हीं सब बातों का अध्ययन किया जाता है, जो कि पूरे समाज को, पूरे देश को निर्धारित करती हैं, पूरे समाज और देश पे जिनका प्रभाव पड़ता है। जैसे महंगाई, तो महंगाई आना है, ठीक है, तो महंगाई का अध्ययन भी किस में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। महंगाई का मतलब क्या होता है कि आपके रुपए की वैल्यू कम हो जाना, और क्या हो जाना? सामान जो है कीमत अधिक मिलना। जैसे कि कोई सामान जो है पहले 4 रुपए में मिलता था, अब वो वही सामान जो है, वही सामान उसी क्वांटिटी में 10 रुपए में मिले, तो अब आपका जो रुपए है उसकी मूल्य क्या हो गया? घट गया है। जो पहले 4 रुपए में सामान मिल जाता था, वही सामान 10 रुपए में मिल रहा है। मतलब आपकी जो मुद्रा है, जो देश की करेंसी है, उसका मूल्य घट गया है, और तो इसी को महंगाई कहते हैं। ठीक, तो इस महंगाई का अध्ययन किस में किया जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि महंगाई किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगी, ये पूरे देश को प्रभावित करती है, समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है, हर नागरिक को प्रभावित करती है। तो इसे हम किस में अध्ययन करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये, और ये आपका क्वेश्चन भी है, नीचे चैप्टर में क्वेश्चन भी है कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। तो अभी मैं आपको एक व्यवस्थित तरीके से अंतर भी लिखा दूंगी, अभी तो सिर्फ आपको समझा रही थी कि ये होता क्या है, इनमें हम कैसे चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र है, तो इनके बारे में अब मुद्रास्फीति भी हमने आपको बता दिया कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मंदी किसे कहा जाता है। मंदी का मतलब होता है कि ये मैंने आपको पीछे ग्लॉसरी में भी बताया था, डिप्रिसिएशन वगैरह सब बताया था ना, तो ये वही है। मंदी का मतलब हो जाता है कि जो आपके जो है उसमें उत्पादन और जो रोजगार है, दोनों का क्या हो जाता है? स्तर गिर जाता है, उसे मंदी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ना तो अब उत्पादन हो रहा, क्योंकि मांग जो है घट गई है, जैसे कि अभी
ये कोरोना का पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इस टाइम पे देश में मंदी है। मंदी क्यों है? क्योंकि अब रोजगार भी उतने नहीं है जितने कि पहले थे, और उत्पादन भी उस स्तर पे नहीं हो रहा है जितना कि देश को ज़रूरत है और जितना होना चाहिए। क्यों उत्पादन उतना नहीं हो रहा है? एक तो क्या है कि वर्कर्स जो हैं वो अपने घर चले गए छोड़ के, तो उत्पादन की जो इकाइयां हैं, जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर्याप्त जो है मानव संसाधन नहीं है जो कि उत्पादन में क्या होते हैं, सहायक होते। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न क्या है? मार्केट में डिमांड नहीं है। ठीक है, अब हम क्या है, हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम घर चले गए हैं, अपनी जॉब हमारी छूट गई है, हम घर आ गए हैं, तो अब हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाएंगे? नहीं जाएंगे। पहले सोचेंगे कि अभी तो हमारे पास पैसे नहीं, पता नहीं सारी चीज़ें कब तक में नॉर्मल होंगी, तो हम जो भी पैसे उन्हें भी हम बचा के रखेंगे कि कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें वो पैसे हमारे काम पे आए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मांग नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम सामानों को खरीद नहीं रहे हैं। मार्केट में डिमांड कम हो गई है पहले की तुलना में। तो मार्केट में जब डिमांड कम हो जाती है, अब डिमांड कम हो गई है तो कोई इंडस्ट्री सामान क्यों बनाएगी? मान लीजिए मार्केट में जैसे चेयर है, ठीक है, अब चेयर तो कोई इसेंशियल वस्तु तो नहीं है कि बिना कुर्सी के हम जी ही नहीं सकते, कोई इसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये ज़रूरी तो नहीं है। ये तो एक ऐसी वस्तु है कि हमारे पास पैसे हैं, ज़्यादा हैं, तो हमने ख़रीद लिया कि कोई गेस्ट वगैरह आए घर में तो उसके बैठने के लिए हो जाए। लेकिन यदि चेयर नहीं भी होगी तो भी तो हम उन्हें बैठा सकते हैं ना। बहुत से संसाधन है कि हम यूज करके अपने जो हमारे घर में अतिथि आ रहे हैं उनका हम स्वागत कर सकते हैं। तो क्या चेयर इसेंशियल है, आवश्यक वस्तु नहीं है? तो इस टाइम पे यदि हमको चेयर ख़रीदना भी हो था पहले, तो अब हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास पैसे कम है। ठीक है, तो पैसे कम होने की वजह से अब हम क्या सोचेंगे, चेयर तो इतनी ज़रूरी है नहीं कि उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, हम इसको बाद में ख़रीद लेंगे जब हम वापस हमारी जॉब लग जाएगी। तो देखो चेयर की मांग घट गई ना, मार्केट में चेयर खरीदने वालों की संख्या कम हो गई। तो जो इंडस्ट्री चेयर बना रही, कुर्सी बना रही है, तो क्या वो उतनी ही कुर्सियाँ बनाएगी जितनी वो पहले बना रही थी? नहीं बनाएगी, क्योंकि उसे तो घाटा होगा, क्योंकि इस टाइम पे तो उसकी मांग कम गई है। तो उत्पादन का स्तर क्या हो गया, गिर गया है। इसे ही बोलते हैं मंदी का आ जाना। मंदी मतलब कि मंद हो जाना, मार्केट का धीमा पड़ जाना। ठीक है, तो रोजगार भी नहीं है और उत्पादन का स्तर भी गिर गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, मंदी आ गई है। और मुद्रास्फीति, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाना, मुद्रा इन्फ्लेशन बढ़ जाना, ठीक, महंगाई बढ़ जाना, मुद्रास्फीति बढ़ जाना। मतलब कि हम जो सामान पहले 2 रुपये में ख़रीदते थे, अब वही सामान 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं, क्योंकि जो मुद्रा है की वैल्यू है वो क्या हो गई है, घट गई है। तो ये होती है मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ना कहलाता है। ठीक, तो ये दोनों जो है डिफिनीशन, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। कहते क्या हैं, मंदी किसे कहा जाता है, जब रोजगार और उत्पादन का स्तर घट जाता है बाज़ार में या देश में, तो उसे उस कंडीशन या उस परिस्थिति को मंदी कहा जाता है। आप ये डिफिनीशन लिख भी सकते हैं। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति का आशय है कि जब वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से बदलाव आता है और मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, ये ज़रूरी है और ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समष्टि और देखिए, तो मैंने यही आपको बताया था, ये समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, तो अब समष्टि और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी है, तो उनमें अंतर क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। और मेरे से यदि कोई मिस्टेक हो जाती है बीच बीच में, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ी और हिंदी में सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना मेरे लिए थोड़ा टफ पड़ता है, तो यदि आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसे देखिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा टफ पड़ता है, बट मैं कोशिश अपनी कर रही हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हिंदी में प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, पहला आप अंतर ये लिखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का आशय है कि छोटा, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है व्यष्टि का आशय अर्थात होता है छोटा। ठीक है, अर्थात कि जो ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों और प्रेरणाओं
की चर्चा की जाती हो, का उल्लेख हो, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ पास आपका लिखा हुआ अंतर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों और प्रेरणाओं जिनसे वो प्रचलित होते हैं का उल्लेख होता है, उन्हें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका समष्टि अर्थशास्त्र होगा। जिस समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ ये हो जाएगा कि जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों और प्रेरणाओं का उल्लेख क्या हो, ना हो, जिसमें कि देश की एक बड़े प्रारूप और बृहद रूप से अर्थशास्त्र की चर्चा की जाती हो, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप कार्य करते हैं और वस्तुओं के इष्टतम संयोग का चयन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन के बारे में हम उल्लेख करते हैं, तो अब दूसरा आप ये लिखिए अंतर, पहला अंतर आपने लिख लिया। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जैसे कि उपभोक्ता जो अपनी रुचि के अनुसार जो है कार्य करते हैं, उत्पादक जो अपने अनुरूप वस्तुओं का उत्पादित करते हैं और अधिकतम लाभ अर्जित करने की कोशिश करते हैं, और की चर्चा की जाती है किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दोबारा बोल देती हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता जो कि अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करते हैं या सामानों को खरीदते हैं, और उत्पादक जो कि अधिकतम लाभ अर्जित करने के अनुसार वस्तुओं को उत्पादित करते हैं के बारे में उल्लेख किया जाता है या के बारे में चर्चा की जाती है। और अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के आप लिखते जाइए, फिर समष्टि का भी बताती हूँ। ठीक है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है। तीसरा या और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन होता है। इसमें मतलब कि जितनी मांग होगी उसी के अनुसार क्या होगा, वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। यदि बाजार में मांग नहीं होगी तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाएगा। ऐसे अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और चौथा अंतर आप ये भी लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक भूमिका निभाने वाला निर्णयकर्ता भी व्यक्ति ही होता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, चौथा अंतर हो जाएगा। मतलब चौथा अंतर है, फिर अभी समष्टि लिखा रही हूँ। तो चौथा अंतर क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो आर्थिक भूमिका निभाने वाला है अथवा जो निर्णय करता है वो कौन होता है, व्यक्ति होता है। जैसे कि हम कंज्यूमर, ठीक है, जैसे कि उत्पादक करने वाली उत्पादक इकाइयों में कोई जो उसका मालिक होता है, ठीक, वही तो निर्णय लेता है कि उसको कितना उत्पादन करना है कितना नहीं करना है। ठीक, तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें निर्णय आर्थिक क्रियाओं में भूमिका निभाना और उसका निर्णय लेना कौन करता है, ये सब व्यक्ति करता है। ये हो गया अंतर। फिर क्या होता है इसमें जो है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है तो उसमें कौन कौन होते हैं, तो उसमें मेन भूमिका किसकी होती है, उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुसार क्रय करते हैं, मतलब खरीदते हैं वस्तुओं को, और उत्पादक जो कि अपने लाभ के अनुसार अधिकतम लाभ अर्जित करने के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करते हैं के बारे में उल्लेख होता है। ठीक है, ये आपका एक अंतर हो गया। और एक अंतर क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का आशय होता है छोटा, मतलब कि जो छोटे स्तर या छोटे लेवल पर जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है या जिसमें आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है छोटे स्तर पर, उसमें उसे क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो या और जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट और प्रेरणाओं का उल्लेख होता है। ये आप चार जो हैं ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अंतर है। ठीक है, फिर आप समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। अब साइड में आप समष्टि अर्थशास्त्र लिख लीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% हर किसी न किसी बार आए। यदि आपका लास्ट टाइम नहीं आया होगा तो इस बार आ जाएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अंतर हमेशा 4 नंबर में
2 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं उसकी विशेषताएं बताइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं उसकी विशेषताएं बताइए। तो आप इसे समझ लीजिए अच्छे से और लिख लीजिए और अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। फिर समष्टि का मतलब होता है मैक्रो, मतलब कि बड़ा, ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाले आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाली आर्थिक कारकों का अध्ययन किया जाता है या के बारे में उल्लेख किया जाता है, उन्हें हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और आप इसे एज इट इज़ लिख भी सकते हैं, ये एक अंतर ही है। आपको अंतर लिखने को आए या विशेषता लिखने को आए या परिभाषा लिखने को आए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप समष्टि अर्थ, ये मैंने बता दिया, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित किया जाता है। अब देखिए, हमने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या बताया कि जिसमें व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है ना, किसी व्यक्ति पे निर्भर होता है। तो आपको बस इसके जस्ट अपोजिट लिख देना है, जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है। बस आपको ऐसे ही अंतर लिखना है, जस्ट उसी के अपोजिट लिख देना है, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है। ये बस इतना ही लिख दीजिए, आप ज़्यादा बड़ा मत लिखिए, ठीक है। फिर आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन है वो किन चीज़ों का किया जाता है। तो समष्टि अर्थ, जैसे आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र में था ना कि कैसे था, उपभोक्ता जो कि ज़्यादा लाभ और पाने की जो ज़्यादा अपनी आय और अपनी मांग के अनुसार खरीदता है, और उत्पादक जो ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहता है, उनका अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में। उसी तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे कि ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार और निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, आपके समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप, समष्टि अर्थशास्त्र में जो विद्वान हैं वो किन नीतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर मैं अभी आपको बताऊंगी, मजदूरी, रोजगार और निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। निर्गत का मतलब कि जो उत्पादन है उसका बाजार में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, जो आउटपुट है, ठीक है, उसका बाजार में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, आपके समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक। तो आपकी ये अंतर हो गए दोनों के बीच, 3-4 अंतर हो गए। अब आप इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र की क्या, क्योंकि आपका ये जो इकोनॉमी का ये जो पार्ट है, ये जो सेकेंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट जो भी हो, तो ये पूरा समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी ही है, माइक्रो इकोनॉमी के बारे में नहीं है, ठीक है। तो अब उसकी विशेषताएं भी आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन सी है। पहली विशेषता क्या होती है, समष्टि अर्थशास्त्र में जो है आर्थिक नीतियाँ, अर्थशास्त्रीय नीतियों कौन बनाता है, ठीक है। तो इसमें जो है और इनका अनुपालन कौन करता है। तो अर्थशास्त्र की नीतियाँ जो है राज्य स्वयं बनाता है या फिर वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो कि जिन्हें ये सब नियम बनाने की क्या हो, अनुमति होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट या फिर जो सरकार के द्वारा गठित की गई क्या है, निकाय होते हैं। निकाय मतलब कि जैसे कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, ठीक है, इंडियन रिजर्व बैंक हो गया, जो सेंट्रल बैंक जो RBI है, ठीक। तो इसे किसने बनाया है, हमारी सरकार ने गठित किया है ना, भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड हो गया, ठीक है, सेबी। तो इन संस्थाओं को कौन बनाया, सरकार बनाई है, संसद के द्वारा ये संस्थाएं बनाई गई हैं। तो इन्हें वैधानिक निकाय कहते हैं, जिनका जो गठन है वो सरकार के द्वारा किया जाए, विधानों के द्वारा, नियमों के द्वारा। वैधानिक मतलब विधान, विधान मतलब कि नियम, ठीक है, जिनका गठन एक विधान या नियम के द्वारा किया जाए, वैधानिक निकाय कहलाते हैं।
जिन्हें सरकार ने गठित किया है। तो ये जो समष्टि अर्थशास्त्र होते हैं उनकी नीतियों का अनुपालन, कि कैसे हमें नीतियाँ बनानी है। अनुपालन मतलब कि उन नीतियों को कैसे बनाना है, क्योंकि पूरे देश को लेके चलेंगी ना। तो इनको कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड हो गया, ये वैधानिक निकाय हैं ये दोनों, ठीक। या फिर राज्य स्वयं मतलब राज्य मतलब सरकार, ठीक है। या तो सरकार स्वयं वो नीतियाँ बनाए, जैसे कि सरकार निर्णय लेती रहती है कि हमें क्या कैसे कब निर्णय लेना, जैसे देश की इकोनॉमिक कंडीशन होती है वैसे सरकार डिसीज़न लेती रहती है। फिर वो डिसीज़न जो है या फिर सरकार ले या फिर रिज़र्व बैंक जैसे डिसीज़न लेता रहता है कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कैश रिज़र्व रेशियो CRR, जो अभी ग्लॉसरी में पढ़ा रही थी कि कुछ जो देश भर के जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं उनको कुछ रुपए CRR के रूप में जो है रखना पड़ता है अपने बैंक में, सुरक्षित रखना पड़ता है जितना उनका लाभ हुआ है उसमें से। क्यों? वो इसलिए कि ताकि जब कोई उनके बैंक का में बहुत बड़ा कुछ घाटा वगैरह हो जाए तो वो उस रुपए का क्या कर सकें, यूज कर सकें, या फिर कोई आर्थिक स्थिति देश की कमज़ोर हो जाए तो वो उस रुपए का यूज कर सकें। तो RBI ने नियम बनाए कि उनके पूरे लाभ का कितना % उनको CRR या SLR के रूप में रखना है अपने बैंक में। हमेशा उनके बैंक में वो कैश रिजर्व रहेगा, ठीक है, उतना %। तो ये नियम किसने बनाया? भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाया ना। क्यों बनाया? क्योंकि देश को लेके बनाया, किसी एक व्यक्ति को लेके नहीं बनाया। क्योंकि हमारा पैसा बैंक में जाता है, कोई भी जो भविष्य में कोई भी ऐसा कुछ हो जाता है जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो हमारे देश को नुकसान होगा ना। तो नियम बनाए ना, तो यही वैधानिक निकाय है भारतीय रिजर्व बैंक, और उसने निर्णय लिया, ठीक। उसी तरह सेबी हो गया, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं। तो वो भी इसी तरह नियम बनाता है, शेयर मार्केट वगैरह के नियम वगैरह वो देखता है, ठीक है, कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, फ़ायदा ही हो। तो शेयर वगैरह में वो सारी चीज़ें देखता है। तो ये संस्था हो गई, या फिर राज्य स्वयं निर्णय ले ले तो नीतियाँ ले ले। तो यही है, पहले ही आपकी विशेषता क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो नीतियों का अनुपालन है या नीतियाँ कैसे बनाई जानी है और कैसे उनको लागू करना है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अनुपालन नहीं लिख सकते, अनुपालन लिख देंगे तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पा रहे तो लिख दीजिए आर्थिक नीतियों को कैसे बनाना है और कैसे लागू करना है, ये या तो राज्य स्वयं निर्धारित करते हैं या फिर वैधानिक निकाय, ठीक है, जैसे कि रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जैसी संस्थाएं निर्णय लेती हैं। ये आपका पहला क्या है, विशेषता है समष्टि अर्थशास्त्र की, ठीक। दूसरी विशेषता क्या है समष्टि अर्थशास्त्र की, कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो निर्णयकर्ता होते हैं वे क्या प्रयास करते हैं, वे ये प्रयास करते हैं कि वो ऐसी नीतियाँ बनाएं जिनका अनुपालन संपूर्ण देश में हो और संपूर्ण जनता के लिए के कल्याण के लिए हो, वो ऐसी नीतियों का निर्माण करें, ठीक है। तो दूसरी विशेषता आप लिख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र में जो निर्णय करता है या जो नियम बनाने वाले, निर्णय करता मतलब निर्णय लेने वाले, जो निर्णय लेने वाले हैं आर्थिक नियमों का या आर्थिक क्रियाओं का, वो ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका अनुपालन या जिनको पूरा देश माने, जिनको लागू करे, ठीक है, और वे नीतियाँ जो हैं पूरे देश की जनता के कल्याण के लिए हो। तो ऐसी नीतियों का बनाना क्या होता है, ये दूसरी विशेषता है समष्टि अर्थशास्त्र की। तो ये दोनों विशेषताएं आप लिख लीजिए और आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख लीजिए, आपको कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता है, ये 100% गारंटी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे आंसर हैं, ठीक है, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, बहुत अच्छे आंसर है। और आप इन्हें अच्छे से लिख के कई बार आप इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आएंगे, किसी न किसी का मतलब कि आपके तिमाही, छमाही में, वार्षिक में आपके ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ये बोल रही हूँ। फिर आपका क्या हो गया, आर्थिक एजेंट। आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? आर्थिक एजेंट मतलब वे एजेंट जो कि आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक निर्णय लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक डिसीज़न लेते हैं। तो वो या तो कोई व्यक्ति हो सकता है,
ठीक है, या फिर कोई उपभोक्ता हम भी तो हो सकते हैं, हम भी तो निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सा सामान खरीदना है, कितना पैसे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसे हमें, कितनी हमारी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे खर्च चलाना अपने घर का, तो हम भी तो ये डिसीज़न ले रहे हैं ना। तो हम भी क्या है, आर्थिक एजेंट हैं। तो हम उपभोक्ता हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है उपभोक्ता, ठीक है। तो आर्थिक इकाइयाँ, आर्थिक एजेंट वे कहलाते हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे कि उपभोक्ता जो निर्णय लेता है कि उसे कितना उपभोग करना है, ठीक है। उत्पादक जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है, वो भी आर्थिक एजेंट है। फिर आपका सरकार या बैंक या कोई संस्था, ठीक है, वो भी तो आर्थिक निर्णय ले रहे हैं ना कि देश को कैसे चलाना है, देश की कैसी कंडीशन है, तो वो हो गए, तो ये आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपके जो है वन वर्ड में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में तो 100% आपके 4 ऑप्शन दे सकता है कि आर्थिक एजेंट कौन कौन होते हैं, इनमें से कौन कौन है या इनमें से कौन नहीं है। तो कौन कौन होते हैं आर्थिक एजेंट, उपभोक्ता, उत्पादक या फिर सरकार, निगम या संस्था, ठीक है, जो आर्थिक निर्णय लेती है, तो वो क्या कहलाते हैं, आर्थिक एजेंट कहलाते हैं, ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी वे में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप बहुत अच्छे से अपनी नोट्स तैयार करते जाइए मेरे लेक्चर के साथ ही, क्योंकि मैं बहुत स्लो भी बोल रही हूँ, इतना स्लो बोलती नहीं हूँ, बहुत स्लो भी बोल रही हूँ, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से लिख सकें और तैयार कर सकें और अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स है, ठीक है। कीन्स की जो है थ्योरी भी है इसमें, बट अभी नहीं है, आगे होगी। तो कीन्स जो है इस बुक के क्या है, लेखक हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। फिर आपकी ये भी एक क्वेश्चन है नीचे आपके कि महामंदी 1929 की महामंदी क्या है और इसके बारे में उल्लेख कीजिए। तो ये क्या थी, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, आप इसको अपने वर्ड में लिख लीजिएगा। तो 1929 की जो महामंदी थी, मंदी तो मैंने आपको समझा दिया। तो सबसे पहले आपको मंदी की डिफिनीशन देनी होगी यहाँ पास। जैसे ही आपका ये 5 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा, इससे कम में ये नहीं आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ आपको आंसर लिखने का ये जो पैटर्न होता है, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, तो आपको यहाँ डिफिनीशन देना है। क्योंकि और आप मेरी बात का फॉलो भी करिए प्लीज़, क्योंकि मैं खुद भी एक टॉपर रही हूँ, हमेशा से मैंने टॉप किया है अपने कॉलेज और अपने स्कूल लेवल पे। तो मुझे पता है कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं और उनमें मार्क्स कितने कैसे मिलते हैं और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से टॉपर रही हूँ अपनी हर क्लास में। मतलब कि अपने कॉलेज लेवल पे हर क्लास में मैंने हमेशा टॉप किया है। तो आपको अच्छे से अच्छा आंसर लिखने का तरीका ही बताऊंगी, तो प्लीज़ आप इसे फॉलो करिए ताकि आपको भी अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। क्योंकि कॉलेज में टॉप करना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। और मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है, कॉमर्स नहीं है। तो आपको मैं ज़्यादा अच्छा ही बताऊंगी, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है और साइंस में मार्क्स लाना टफ़ होता है और उसमें मैंने टॉप करते थे। तो मतलब कि काफ़ी अच्छे से चीज़ें करते रहे होंगे, हमें जो हमारे टीचर्स ने बताया कैसे हमने उनको फॉलो किया, तो आप भी उन्हें फॉलो कीजिए। क्योंकि हम बहुत अच्छे हमारे गुरु थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया। तो आप भी उन चीज़ों को फॉलो करिए ताकि आप भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएँ, ठीक है। तो देखिए महामंदी, यहाँ यदि आपको क्वेश्चन आता है कि महामंदी 1929 की महामंदी के बारे में आप उल्लेख करिए, टिप्पणी लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो यदि 2 नंबर में आता है तो सिर्फ आप 2 या 3 नंबर में तो महामंदी के बारे में ही बताइए। लेकिन यदि यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप अपनी तैयारी 5 नंबर के हिसाब से करिए, ताकि आपका यदि छोटे में भी आंसर आए तो आप उसको ईजिली लिख सकें, और बड़े में आए तो आपका तैयारी रहे। तो महामंदी का मतलब में सबसे पहले आपको मंदी की डिफिनीशन देनी होगी, जो मैंने अभी पीछे आपको बताई है। तो वो आप यहाँ डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद आप महामंदी का उल्लेख करेंगे, ठीक है।
तो 1929 की महामंदी क्या थी? 1929 की महामंदी जो कहाँ आई थी, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये 1929 तो वर्ष दिया ही हुआ, तो आपको वर्ष का तो उल्लेख आपको याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही लिख के आएगा, पर आपको हाँ वो बताना पड़ेगा क्षेत्र की कहाँ ये आई थी। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में थी। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि 1929 की जो महामंदी थी ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में देखी गई थी, जहाँ निर्गत और रोजगार के स्तरों में क्या हो गया था, भारी गिरावट हो गई थी। ठीक है, मैंने आपको मंदी की डिफिनीशन ही बताई कि मंदी क्या होती है कि जब आपकी मांग, वस्तुओं की मांग क्या हो जाए, घट जाए। ठीक है, उत्पादन कम हो जाए। जब मांग घट जाएगी तो उत्पादन तो कम ही हो जाएगा क्योंकि उसकी मांग ही नहीं रहेगी, और रोजगार भी क्या हो जाए, घट जाए, रोजगार में क्या हो जाए, गिरावट हो जाए, तो उसे मंदी कहते हैं। और जब इसी का स्तर बहुत बृहद हो जाए, ठीक है, जब छोटे स्तर पे ये है तो मंदी कहलाएगी, लेकिन जब ये बहुत बड़े स्तर पे हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ महामंदी की भी डिफिनीशन डालेंगे। पहले मंदी लिखेंगे कि जब रोजगार और उत्पादन का स्तर घट जाता है तो मंदी की स्थिति आती है, लेकिन जब यही स्तर बहुत बड़े बृहद रूप ले लेता है, आकार ले लेता है, तो उसे महामंदी कहते हैं। और ये महामंदी 1929 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में देखी गई थी, जहां निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट हो गई थी, और जिसका प्रभाव न केवल यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में पड़ा था, बल्कि इसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा था, और उसकी वजह से वस्तुओं की मांग में क्या हो गई थी, बहुत गिरावट आ गई थी। और बेरोजगारी का स्तर अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से लेके 1933 के बीच तक जो बेरोजगारी का स्तर था वो आपका क्या हो गया था, ये आपको डेट डालनी पड़ेगी। बेरोजगारी का स्तर आपका 3% से बढ़कर 25% तक हो गया था। अब बेरोजगारी का स्तर क्या, ये यहाँ तक आपने आंसर लिख दिया, अब आप स्टॉप हो जाइए क्योंकि आपको बेरोजगारी क्या है वो बता दो। अब वो आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ महामंदी के बारे में पूछा गया, बेरोजगारी नहीं। बट आप समझ लीजिए कि बेरोजगारी की दर क्या होती है। बेरोजगारी की दर का मतलब, बेरोजगारी मतलब कि रोजगार कम हो जाना, ये आपकी बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है, कि रोजगार नहीं है। अब बेरोजगारी कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि बेरोजगार किन्हें कहा जाता है। बेरोजगार का मतलब कि जो कार्य करने के योग्य हो और कार्य करने की क्षमता भी रख रहे हो और उनमें कार्य करने की इच्छा भी है, उसके बावजूद उन्हें रोजगार ना मिलता हो। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत से एजुकेटर हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका कॉलेज कंप्लीट हो गया है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, उन्होंने अच्छे से अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उसके बावजूद उनके पास सारी डिग्री है, सारी क्वालिटी है, वो काम भी करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है उनमें प्रोडक्शन कम हो गया, उनका प्रॉफिट कम हो गया, तो वो अब एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अब लोगों को जॉब पे नहीं रख रहे हैं, जो है भी उन्हें भी बाहर कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद कितना प्रॉफिट कम गया है। तो इस टाइम पे कार्य भी करना चाह रहे हैं फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो उसे ही बेरोजगारी कहते हैं। जब कार्य करने की क्षमता भी है व्यक्ति में और वो इच्छा भी रखता है कार्य करने की, उसके बावजूद उसे कार्य ना मिले, उसे बेरोजगार कहते हैं। और बेरोजगारी की दर कैसे निकालते हैं, तो बेरोजगारी की दर निकालने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ लिखा भी हुआ है। लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हमको किससे भाग देना है, जो लोग काम करने के इच्छुक हैं और काम कर रहे हैं उससे भाग देना है। तो जो भी हमें भागफल प्राप्त होता है उसे ही बेरोजगारी की दर कहते हैं। कैसे? जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, ठीक है, में किसका भाग देना है, वे लोग जो काम कर रहे हैं, इच्छुक भी हैं और काम कर रहे हैं पूरे देश में, तो उनका भाग दे देना है।
और जो भी आपका भागफल मिलता है उसे ही बेरोजगारी की दर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका साइड में आप इसे लिख लीजिए, आप यहाँ आंसर में इसको मत इंक्लूड करिएगा। ठीक, तो मंदी क्या थी, तो महामंदी क्या थी, सबसे पहले आप मंदी बताएंगे, फिर उसके बाद महामंदी। एक आंसर ऐसे लिखा जाता है कि स्टोरी फॉर्म में, कि पहला वाला स्टेप दूसरे वाले स्टेप से एकदम जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ताकि जब एग्जामिनर आंसर पढ़े तो उसका सीक्वेंस टूटने नहीं पाए, ऐसे आंसर लिखा जाता है, तब उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और वो अच्छे से अच्छा मार्क्स देता है। तो पहले आप मंदी लिखेंगे, मंदी से जोड़ते हुए महामंदी जो मैंने आपको बताया। फिर वो कहाँ आई थी, तो यूरोप उत्तरी अमेरिका में आई थी। और आप इसको हेडलाइन भी, यूरोप उत्तरी अमेरिका आप लिखेंगे ना, तो आप उसको अंडरलाइन भी करेंगे किसी अदर पेन से, जिस पेन से लिख रहे हैं यदि उसी पेन से करेंगे तो आपको उसी पेन से उसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देना है। मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो जिससे एग्ज़ामिनर का फोकस तुरंत आंसर पे उस पॉइंट पे जाए और वो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स दे। ठीक है, तो आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए। फिर आप बता दीजिए कि इसके इन दोनों डेट के बीच आपकी बेरोजगारी की दर जो है उत्तरी अमेरिका में 3% से बढ़ के 25% हो गई थी। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ उस अवधि के दौरान वहाँ वहाँ जो निर्गत है मतलब कि उत्पादन है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी और अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गई थी। इसे ही क्या बोला गया है, 1929 की महामंदी, जिसका प्रभाव न केवल यूरोप और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में पड़ा बल्कि विश्व के अन्य देश भी इससे प्रभावित हुए। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट भी हो जाता है। ज़्यादा अब आपको इसमें कहानियाँ नहीं जोड़ के लिखनी है, बस आपका यही है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपकी समष्टि अर्थशास्त्र अब ये आगे के जो ये चैप्टर है ये मैं नेक्स्ट डे आपको कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उन्हें भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चे जो जिनके पास नहीं मिल पा रहा मैटर, जो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक टफ होती है, तो आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग तक पहुंचाइए ताकि वो भी अच्छे से अच्छा आंसर लिख सके और उन्हें अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।